नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज लेकर आई हूँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसका दूसरा वीडियो है। आज हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षाएं। विद्यार्थियों, हमने जम्मू और कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान भी गई थी और कई परिवारों का विस्थापन भी हुआ था। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है, लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बहुत से आयाम भी हैं। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाला ज्यादातर लोग मुस्लिम ही है। बहरहाल कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाकों का मिश्रण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध और मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ बहुत से भीतरी पहलू भी हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। समस्या की जड़ें हैं क्या? 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर में राजशाही थी, किंतु इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने के प्रयास किए। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले समझते थे, कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन भी रहा। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे, इनमें नेहरू भी शामिल थे। आप इस चित्र में देखिए, अगर बात यही है तो राज्य का नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्यों नहीं रख कर दिया गया? अन्य बातों के अलावा JKL कहना भी आसान है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हो गए और भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीरी घाटी में घुसपैठियों को खदेड़ डाला। इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर लिए। इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जन्म सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाएगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया और इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, जिसे वह 370 धारा जो अब वर्तमान में उसे समाप्त कर दिया गया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जीवन काल देखिए। 1905 से 1982 जम्मू एवं कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, 1947 भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास 1953 से 64, पुनः कारावास 1965 से 68 और 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता और राज्य के मुख्यमंत्री पद पर ये आरूढ़ हो गए। बाहरी और आंतरिक विवाद। उस समय से जम्मू और कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त रही और संघर्ष युक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण रहे। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया था। उसने हमेशा यह दावा किया कि कश्मीर जो घाटी है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने
कबायली हमला करवाया था और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा। विद्यार्थियों, यहाँ कबायली हमले से तात्पर्य यह है कि यह हमला पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त पठान कबायली लड़ाकों द्वारा कराया गया था और पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की थी इन्हीं के माध्यम से, इसीलिए इसे कबायली हमला कहा जाता है। आंतरिक रूप से देखें तो विद्यार्थियों, भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया है। धारा 370 और 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में हमने पिछले वर्ष भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में भी विस्तृत रूप से पढ़ा था और धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता भी प्रदान की गई। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकती हैं। इस विशेष स्थिति से दो विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विद्यार्थियों, लोगों का एक समूह मानता है कि इस राज्य की धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है और यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए, जो कि वर्तमान में अब समाप्त किया जा चुका है, और जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। दूसरा वर्ग, इसमें ज्यादातर कश्मीरी हैं, विश्वास करते हैं कि इतनी भर स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के एक वर्ग ने 3 प्रमुख शिकायतें उठाई और पहली यह है कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराएगा। इसे पूरा नहीं किया गया और दूसरी धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया और इससे स्वायत्तता की बहाली अथवा राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी। तीसरी शिकायत यह की जाती रही कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं होता। आप देख सकते हैं ये रोजा पिक्चर। इस तमिल फिल्म में एक नवोड़ा पत्नी के दुख और साहस की कहानी का बयान किया गया है। रोजा के पति का उग्रवादी अपहरण कर लेते हैं और वह खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर है। फिर उसे कश्मीर में तैनात किया गया जहां उसका काम दुश्मन के खुफिया संदेशों को पढ़ना है। पति पत्नी में जैसे ही दाम्पत्य का प्रेम बढ़ने लगता है वैसे ही पति का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की मांग है कि रोजा के पति ऋषि को तभी छोड़ा जाएगा जब जेल में बंद उसके सरगना को छोड़ दिया जाएगा। रोजा का संसार ढहने लगता है और वह अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते हुए दर दर भटकती रहती है। यह फिल्म भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी थी और इस वजह से लोगों में यह बड़ी लोकप्रिय भी हुई और इस फिल्म को हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया। 1992 में मणिरत्नम निर्देशक, पटकथा मणिरत्नम, अभिनय मधु अरविंद स्वामी और पंकज कपूर और जन गराज। राजनीति 1948 के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई और उन्होंने इसके साथ जन कल्याण की कुछ नीतियां भी लागू की। इन सबसे यहाँ की जनता को फायदा हुआ और कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे। इसलिए दोनों के बीच मतभेद पैदा हो चुके थे और 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों तक उन्हें नजरबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए वे शेख की तरह ही लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके और राज्य में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप भी लगे। यहाँ पे देखिए नेहरू ने अपने एक अजीज दोस्त को इतने लंबे समय तक जेल में डाले रखा, उन्हें यह सब कैसा लगा होगा। 1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा और कमजोर हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के बिना कांग्रेस के समर्थन से
राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई और इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की कमान उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने और बहरहाल राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त भी कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाल ली। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और इससे कश्मीर में नाराजगी के भाव पैदा हो चुके थे। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते से राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था और फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्तगी से इस विश्वास को धक्का लगा। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। विद्रोही तेवर और उसके बाद इस माहौल में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए और आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और बहरहाल लोग बाग ये मान रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष भी पनप रहा था। लोगों के मन का गुस्सा यह सोचकर और भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही है। इन सब बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद का जो रूप था वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लिया था। 1989 तक ये राज्य उग्रवादी आंदोलन का गिरफ्त में आ चुका था और इस आंदोलन से लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया गया। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता भी दी और कई सालों तक इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना का नियंत्रण रहा। 1990 के बाद के समय में इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी और 1996 में एक बार फिर से इस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उसने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव में बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत नहीं मिला उसे और इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDP और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आ चुकी थी। अलगाववाद और उसके बाद 1989 में से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठा लिया था और इसने कई रूप ले लिए और इस राजनीति की कई धाराएं हैं और अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, यानी एक ऐसा कश्मीर जो न पाकिस्तान का हिस्सा हो और न ही भारत का हिस्सा हो। कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है। इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा रहे लेकिन उसे स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक आम शिकायत उपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन को लेकर है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग जितनी प्रबल है उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी अपनी स्वायत्तता को लेकर भी है। यहाँ देखिए BK नेहरू फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने से पहले अपने निर्वाचित नेता की बर्खास्तगी 1984 में की और इस दूसरी घटना के बाद अब कश्मीर का यकीन पुख्ता हो जाएगा कि भारत कभी भी उन्हें खुद पर शासन नहीं करने देगा। शुरुआती सालों में उग्रवाद को
उग्रवाद को लोगों का कुछ समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे हैं। केंद्र ने विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत शुरू कर दी। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने पर जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, जनजातीय यानी हर तरह की विभिन्नताएं यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी एक सी नहीं है। एक तरह इस राज्य में विभिन्नताएं और इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, जो दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियां भी बदस्तूर कायम है। लेकिन इन सबके बीच राज्य की बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति अधिकांशतः अक्षुण्ण बनी हुई है। यहाँ पे कार्टून देखिए किस प्रकार से व्यंग किया गया है। पर ये सारी बात तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। कश्मीरी जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता। लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा का महत्व दिया जाता है। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वहां की जनता का इसमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ नेताओं, आतंकवादियों और वहां के सरकार और वहां के अधिकारियों के बारे में ही चर्चा की गई है। अब वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 370 के जो सभी खंड हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे और राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम या पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया और अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र प्रशासित प्रदेश गठन के लिए घोषणा भी कर दी थी और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित भी कर दिया गया। और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जहां दिल्ली, पौंडीचेरी के साथ विधानसभाएं भी होंगी और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 जो है इसके सभी खंड जो है अब लागू नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 का जो मामला था वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही विद्यार्थियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को और अनुच्छेद 370 को हमने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया और अब इसका कोई मूल्य नहीं रहा। अनुच्छेद 370 बिल्कुल खत्म हो चुका है और भारत में ये बिल्कुल शामिल हो चुका है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में पंजाब की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।